साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 12 करेंगे और इसकी दक्षता है भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना, यानी हमें भाजकता के नियम समझने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखो, सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें सम संख्याओं को पहचानना है और उस पर गोला लगाना है। वैसे सम संख्याओं को पहचानने के लिए यहाँ पर देखो एक बात लिखी हुई है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यानी इन सब में हमें 2 का भाग देना जरूरी नहीं है, आपको केवल उसका इकाई अंक यानी लास्ट अंक देखना है। अगर लास्ट अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई है तो वो हमारी सम संख्या होगी। जैसे देखो 40, तो देखो इसके इकाई अंक में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इसलिए ये हमारी क्या है? सम संख्या है। तो इस पर हम गोला लगाएंगे। फिर यहाँ 41 है, तो 41 देखो पीछे क्या आ रहा है? 1, इसका मतलब ये विषम संख्या है। जो सम संख्या नहीं है वो क्या होती है? विषम संख्या होती। फिर यहाँ 42 है, तो इसका मतलब ये भी हमारी क्या है? सम संख्या। 44 सम संख्या है, 46 भी सम संख्या है, 48 है, क्योंकि इनके इकाई अंक पे देखो 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई आ रहा है, इसलिए ये हमारी सम संख्या है। उसके बाद 50 है, 52 है, 54 है, 56 है, 58 है, 60 है, 62 है, 64 है, 66 है और 68 है। तो ये सारी संख्याएं हमारी सम संख्याएं हैं और इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। प्रश्न 2 है, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। हमें सत्य और असत्य बताना है। तो पहला प्रश्न है, संख्या 13 एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर ये कथन हमारा क्या है? सत्य है, क्योंकि देखो 13 यहाँ पर इकाई अंक कितना आ रहा है? 3, तो यहाँ 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, इसलिए ये सम संख्या तो नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या है, इसलिए ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। दूसरा प्रश्न है, संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है। तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक सबसे लास्ट वाला अंक होता है, तो इकाई का अंक यहाँ 3 है, 2 नहीं है, इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। संख्या 234 सम संख्या है। तो यहाँ पर देखो इकाई अंक 4 है, तो 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई है, तो ये पूरी संख्या हमारी क्या होती है? सम होती है, इसलिए हम कहेंगे ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है। तो हाँ, ये कथन भी हमारा क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। तो जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है वो हमारी सम संख्या होगी। जिन संख्याओं के पीछे ऐसी संख्याएं नहीं है वो हमारी क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो देखो यहाँ पर 12 पीछे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी सम संख्या है। यहाँ 3 आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है? विषम संख्या है। इसी प्रकार यहाँ 164 में पीछे 4 आ रहा है, तो ये हमारी सम संख्या है। 2005 इसमें हमारी पीछे 5 आ रहा है, इसलिए ये विषम संख्या है। फिर 7004 जो है सम संख्या है। 60 भी हमारी सम संख्या है क्योंकि पीछे 0 है। 888 भी सम संख्या है क्योंकि पीछे 8 है। फिर 7382 भी हमारी सम संख्या है। लेकिन देखो यहाँ पीछे 7 आ रहा है, इसका मतलब 7777 हमारी विषम संख्या है। 1805 भी हमारी विषम संख्या है और 2681 भी हमारी विषम संख्या है। ठीक है। फिर देखो प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोले एवं विषम संख्याओं पर चौकोर का निशान लगाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सम पर हमें गोला लगाना है और चौकोर लगाना है हमें विषम संख्या पर। तो देखो यहाँ पर 87 यानी 87, क्योंकि पीछे 7 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी विषम संख्या है। ये भी विषम संख्या है क्योंकि पीछे 5 है। 2008 हमारी सम संख्या है, तो यहाँ हम गोला लगाएंगे। ये फिर से एक विषम संख्या है, ये हमारी सम संख्या है, गोला लगाएंगे। ये भी सम संख्या है, ये भी सम है, ये विषम है और ये भी विषम है और ये भी संख्या हमारी विषम है। तो हमें केवल इकाई अंक देखकर सम और विषम की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, इनमें से दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। तो जितनी भी सम संख्या है जिन पर हमने गोला बनाया वो संख्या हमें लिखनी है। तो पहली है 2008, फिर है 8732, उसके बाद है 8734, फिर है 612। ठीक है, बस यही हमारी सम संख्याएं हैं।
फिर अगला प्रश्न है, दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी सम संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी इनमें कौन सी है? देखो सबसे छोटी है 612, बाकी सब ये 2000 है, ये 8000, ये 8000 है, और ये 600 तक की संख्या, यानी ये सबसे छोटी संख्या है। तो सम संख्या में सबसे छोटी संख्या हमारी है 612। फिर अगला प्रश्न है, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो यहाँ देखो चकोर वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ये है 87, ये 175, ये 2017, फिर ये 289, 121 और 603। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आई? सबसे बड़ी संख्या आई 2017। फिर अगला प्रश्न है, संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या? तो इसके पीछे एक आ रहा है, इसका मतलब 121 एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो इस प्रकार से हमें कार्यपत्रक 12 करना है। कार्यपत्रक 13 है, भाजकता के नियम की समझ विकसित करना, यानी इसमें भी हमें भाजकता के नियम समझने हैं। तो यहाँ पर हमें 5 के भाजकता के नियम समझने। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्या पर गोला बनाइए जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखो 5 का भाग पूरा पूरा कब जाता है? अगर मैं 5 का पहाड़ा लिखूँ तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 छंग 30, 5 सात 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 10 50। अब इसमें प्रत्येक इकाई अंक देखो, यानी लास्ट वाला अंक देखो, आपको 05 05 05 ही मिलेगा। यानी यहाँ भाजकता का नियम क्या बन गया कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 है उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। तो हमें केवल इकाई अंक में 0 और 5 देखना है। तो यहाँ देखो 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा, इसमें 0 है 5 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इन दोनों में, इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा जाएगा, फिर इसमें जाएगा नहीं जाएगा, इसमें जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। यानी जिस संख्या के पीछे 0 और 5 है उन सभी संख्याओं में 5 का भाग जाएगा। प्रश्न 2 है, दिए गए रिक्त स्थानों में से एक ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो। तो देखो संख्या 10 से विभाजित कब होती है? जब संख्या के पीछे केवल 0 होता है तो संख्या तो उसमें 10 का भाग जाता है, नहीं तो उसमें 10 का भाग नहीं जाता। तो अगर मुझे इसमें 10 का भाग देना है तो इसके पीछे मुझे कितना लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो पहले पीछे से 0 है तो यहाँ मैं कोई भी संख्या लिखूँ, चाहे 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 8 लिखूँ, 7 लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो भी संख्या बनेगी इसमें 0 का भाग जाएगा क्योंकि इसके अंत में 0 है। फिर यहाँ पर कोई भी अंक लिख दो आप और यहाँ पर भी कोई भी अंक लिख दो, इन सभी संख्याओं में 10 का भाग जाएगा क्योंकि इनका इकाई अंक 0 है ना। अब देखो प्रश्न 3 है, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। यानी इस कॉलम में हमें संख्या दे रखी है और इसमें हमें इनके गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड का मतलब होता है कि दी गई संख्या किस किस संख्या से विभाजित है, यानी किस किस संख्या से उसका भाग जाएगा, वो इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड। जैसे 1 है तो 1 में किसका भाग जाता है? तो हम जानते हैं 1 में केवल 1 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पर 1 है तो 1 में हम केवल 1 का भाग दे सकते हैं और वो कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, फिर 1 में 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसका केवल एक ही गुणनखंड होगा। फिर लेते हैं हम संख्या 2। तो देखो 2 में केवल 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2। ठीक है, इसके अलावा 2 में केवल 1 का भाग जाता है क्योंकि 1 का पहाड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा। 1 2 2 बार भाग गया, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 2 में केवल एक तो 1 का भाग जाएगा और एक 2 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसके केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 2। फिर 3 के 1 और 3, 3 में 1 का भाग जाएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। फिर देखो 4 में, तो देखो 4 में 1 का भाग जाएगा, यानी 1 का भाग तो लगभग सब संख्या में जाता है, तो 1 इसका गुणनखंड है। इसके अलावा 4 में 2 का भाग भी जाता है तो 2 भी इसका गुणनखंड है, और 4 में 4 का भाग भी जाता है तो 4 भी इसका क्या है? एक गुणनखंड है। फिर 5 में, तो 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। फिर 6 में, तो 6 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा और 6 का भाग भी जाएगा।
तो ये चारों 6 के क्या है, गुणनखंड है। फिर 7 में 1 का भाग जाएगा और सीधा 7 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। 8 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा और 8 का भाग भी जाएगा। ठीक है, फिर देखो इसमें गुणनखंडों की संख्या 2 है, इसमें गुणनखंड की संख्या 2 है, इस दो संख्या से इसका भाग जा रहा है, इसके लिए इसका गुणनखंडों की संख्या 2। इसमें कितने गुणनखंड है, 3, इसमें फिर से 2, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 4। फिर देखो संख्या 9 है, तो संख्या 9 में किसका भाग जाएगा, एक तो 1 का भाग तो फिक्स है, जाना ही जाना है, इसके अलावा 3 का भाग जाएगा, इसके अलावा 9 का भी इसमें भाग जाएगा, तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 3 गुणनखंड हुए। फिर 10 है, तो 10 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और फिर सीधा 10 का भाग भी जाएगा, तो इसके 4 गुणनखंड है। फिर 11 में 1 का और 11 का भाग जाएगा, तो इसके 2 गुणनखंड है। 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 12 का भी भाग जाएगा। इन सभी संख्याओं में 12 जो है, ये सभी संख्या जो है 12 को विभाजित करती है, इसलिए इसके कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हुए इसके। फिर 13 में देखो 1 का भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का 13 में भाग नहीं जाएगा, तो इसके 2 गुणनखंड है। 14 को पकड़ो, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। फिर उसके बाद 7 का भाग भी जाएगा और 14 का भाग भी जाएगा, तो इसके 4 गुणनखंड है। फिर 15 को देखो, 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा और 15 का भाग जाएगा, इसके भी 4 गुणनखंड है। 16 1 का भाग, 2 का भाग, 4 का भाग भी जाएगा, 8 का भाग भी जाएगा और 16 का भाग भी जाएगा, तो इसके कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 गुणनखंड है। अब यहाँ पर 3 बिंदु दिए हैं, इनको हम समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये हमने किया क्या है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वो खुद और दूसरी संख्या, एक तो 1 और दूसरी वह स्वयं संख्या, तो यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड है वो हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या। तो देखो जहाँ अभाज्य संख्या है उस पर मैं गोला लगा रहा हूँ, तो यहाँ देखो जहाँ गुणनखंडों की संख्या केवल 2 है, एक तो ये है, यानी ये हमारी अभाज्य संख्या है, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। फिर देखो यहाँ 2 गुणनखंड है, ये भी हमारी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद देखो 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। फिर देखो अगला पॉइंट, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर देखो भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब भाज्य संख्याएं कौन कौन सी, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और 16, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। फिर संख्या 1 न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। अब यहाँ 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य है, क्यों, तो क्योंकि इसका केवल 1 ही गुणनखंड है। तो जिसका केवल 1 गुणनखंड होता है तो वो न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। अब है प्रश्न 4, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। यानी जो भाज्य संख्या है जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं, उन पर हमें गोला लगाना है। तो सबसे पहली संख्या क्या है, 4, तो इस टेबल को देखकर भी हम गोला लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है 6, 8, 9, 10, 11 तो हमारी अभाज्य, ये गलत हो गया, ठीक है, ये अभाज्य, भाज्य नहीं। 12 भाज्य है। फिर उसके बाद 14, 15, 16 ये भी भाज्य। 17 अभाज्य क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड है, एक तो 1 और दूसरा 17। फिर 18 भाज्य है, 19 अभाज्य है, 20 भाज्य है, 21 भी भाज्य है, 22 भी भाज्य है, 23 अभाज्य है। ठीक है, फिर 24 भाज्य है, 25 भाज्य है, 26 भी भाज्य है, 27 भाज्य है, 28 भाज्य है, लेकिन 29 अभाज्य है क्योंकि इसमें केवल 1 और 29 का ही भाग जाता है। फिर 30 भाज्य है, 31 अभाज्य है, ये भी भाज्य भाज्य भाज्य, ये भाज्य है और ये अभाज्य है। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल 37 का भाग जाता है। ये भाज्य, ये अभाज्य हो गई और ये भी भाज्य, ये भाज्य। 41 क्या है, अभाज्य। फिर ये भाज्य है। 43 क्या है, अभाज्य, क्योंकि 43 में 43 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। ये भाज्य है, भाज्य है, भाज्य है। 47 जो है ये भी हमारी क्या है, अभाज्य।
ठीक है। फिर ये भी भाज्य, ये भाज्य है ना। ये भाज्य क्यों है? क्योंकि ये 7 के पहाड़े में आती है, 7 सात 49 है ना। फिर ये भी हमारी क्या है? भाज्य है। और ये भी हमारी भाज्य संख्या है क्योंकि ये 13 के पहाड़े में आती है। तो यहाँ हमें कितनी संख्याएं अभाज्य मिली? देखो, एक तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7। फिर उसके बाद आती है 11, 13, 17, फिर 19, उसके बाद 23, ये भी अभाज्य है। फिर 29, 31, फिर आती है 37, 41 और 43, और उसके बाद 47। ये सभी हमारी अभाज्य संख्या हैं। बाकी जितने भी गोले लगाए हैं वो सारी भाज्य संख्या है। आगे प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है, यानी किस किस संख्या का इसमें भाग जाता है, वो हमारा उत्तर होगा। तो 10 में देखो, 10 में 1 का भाग जाता है, 10 में 2 का भाग भी जाता है, 10 में 5 का भाग भी जाता है और 10 का भाग भी जाता है। फिर 16, तो 16 में देखो 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा और फिर सीधा 16 का भाग इसमें जाएगा। 15 में 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा और 15 का जाएगा। 25 में 1 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा और फिर सीधा 25 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कार्यपत्रक 13 करना है। अब है कार्यपत्रक 14। इसकी दक्षता क्या है? संख्याओं के गुणज की समझ विकसित करना, यानी हमें गुणज क्या होता है वो समझना है। तो देखो, गुणज क्या होता है, जैसे मुझे कोई भी संख्या दी, जैसे मुझे एक संख्या मिल गई 8। अब मैं 8 को किसी से भी गुणा कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको 1 से गुणा कर सकता हूँ, मैं इसको 2 से गुणा कर सकता हूँ, मैं इसको 100 से गुणा कर सकता हूँ, मैं 8 को जो है 50 से गुणा कर सकता हूँ, किसी संख्या से भी गुणा कर सकता हूँ। तो गुणा करने पर जो भी हमें उसका गुणनफल मिलेगा वो उसका क्या होता है? गुणज होता है। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो हम पहाड़े बोलते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? गुणज होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ है पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के 4 4 गुणज लिखो, यानी इसके मुझे 4 गुणज लिखने हैं। तो सीधा सीधा मैं 2 का पहाड़ा लिख देता हूँ। तो देखो 2 तो यहाँ आ गया, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 1 2 3 4 5। इसने 4 गुणज कहा, मैंने 5 लिख दिए। ठीक है। फिर 11, तो देखो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44 और 11 चौके 11 पंजे 55। तो ये भी इसके 4 गुणज हो गए। फिर 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ये इसके 4 गुणनखंड गुणज हो गए, सॉरी। अब संख्या है 14। तो पहाड़ा बोलो, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56 और 14 पंजे 70। तो ये इसके कितने? 4 गुणज हो गए। प्रश्न 2 है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए, यानी जो इनके गुणज है उस पर गोला लगाना है। तो देखो 5 का गुणज इसमें ढूंढो, कहाँ है? तो यहाँ 7, 11 और 15। तो 5 के पहाड़े में 15 आता है, तो ये इसका गुणज है, बाकी कोई इसका गुणज नहीं है। फिर देखो 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है। तो यहाँ 8 दूनी 16 के बाद कोई संख्या में नहीं मिल रही है, तो 16 भी इसमें नहीं है। फिर देखो 12, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ केवल 24 इसका गुणज है। फिर 16, तो 16 एकम 16, 16 इसका गुणज है। फिर 16 दूना 32 आ रहा है, तो 32 के बाद इसमें मुझे 60 मिल रहा है, देखो है ना, नहीं 60 भी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो केवल इसमें 16 ही इसका क्या है? गुणज है। अब है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। अब इनके हमें गुणनखंड लिखने हैं ना। तो 3 के गुणनखंड क्या है? तो 1 और 3 इसके गुणनखंड है, क्योंकि 3 में केवल 1 का और 3 का भाग जाता है। अब मुझे 8 के गुणनखंड लिखने हैं, तो 1 2 फिर 4 और 8, क्योंकि 8 में 1 का, 2 का, 4 का और 8 का, इन सभी का भाग जाता है। 12 के गुणनखंड लिखने हैं, तो 1, फिर उसके बाद 2 3 4 6 और फिर सीधा 12, फिर 16, 1 2 4, फिर 8 और फिर सीधा 16, 18। तो 18 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, फिर 6 का भी जाएगा, 9 का भाग भी जाएगा और फिर सीधा 18 का भाग जाएगा। 25 में 1 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा और फिर सीधा 25 का भाग जाएगा। 30 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, है ना। फिर 4 5 और 5 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 5 छंग 30 होता है, 6 का भाग भी जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में 15 का भाग जाएगा सीधा और फिर 30 का भाग भी जाएगा। 35 में 1 का भाग, 5 का भाग, 7 का भाग और फिर
फिर सीधा इसमें किसका भाग जाएगा, 35 का भाग जाएगा। फिर 42 में देखो 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। फिर दोनों को जोड़ने पर 6 हो रहा है तो इसमें 3 का भाग भी जाएगा। 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। फिर देखो 6 सत्तू 42 यानी 6 का भाग भी जाएगा और 7 का भाग भी जाएगा। फिर उसके बाद देखो 9 10 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौक 48 12 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर इसमें सीधा किसका जा रहा है, तो इसमें सीधा जा रहा है आपके 21 का, 21 एकम 21 21 दूना 42 और फिर सीधा 42 का भाग जाएगा। फिर देखो 64 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। फिर 3 का नहीं जाएगा क्योंकि इन दोनों की जोड़ 10 आ रही है, ठीक है। फिर देखो किसका जाएगा, तो यहाँ पे 4 का भाग जाता है क्या, चेक करते हैं 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये है 64 और इसमें 4 का भाग दो, 4 एकम 4, ठीक है, बचा 2, अगली संख्या 4, तो 6 चौक 24 यानी भाग जाएगा। 4 का भाग भी जाएगा और 16 का भाग भी जाएगा, है ना। तो 4 का भाग इसमें जा रहा है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 8 64 होता है यानी 8 का भाग जाएगा। 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12, तो 12 के पहाड़े में 64 आते हैं क्या, नहीं आते। तो अब सीधा किसका भाग जाएगा, 16 का भाग जाएगा, है ना, 16 चौक 64 होता है। फिर 16 के बाद किसका जाएगा, फिर 16 का दूना कितना होता है 32, तो इसमें 32 का भाग जाएगा, फिर सीधा 64 का भाग जाएगा। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब है प्रश्न 4, संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनके गुणज चाहिए, लेकिन कैसा गुणज, समान गुणज चाहिए। तो मैं 2 के गुणज लिखूंगा और 10 के गुणज भी लिखूंगा। तो 2 का गुणज मतलब 2 का पहाड़ा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, फिर 2 छंग 12। अब 10 का गुणज देखो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, है ना। तो देखो 10 इसमें भी आ रहा है और 10 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब 2 और 10 का जो समान गुणज है, सबसे छोटा समान गुणज, ठीक है, वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्योंकि हमें सबसे छोटा बताना है, तो सबसे छोटा 10 है। उसके बाद 20 हो सकता है, 30 भी हो सकता है ना, लेकिन सबसे छोटा समान गुणज क्या आएगा, 10 आएगा। फिर संख्याओं 3, 5 और 15 के सबसे छोटे समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो इनके भी समान गुणज करते हैं। देखो 3 का पहाड़ा लिखना है, 5 का और 15 का। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 15 तक ही लिखूंगा क्योंकि 15 5 के पहाड़े में आता है। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब देखो 15 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी, तो सबसे छोटा समान गुणज क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संख्याओं 20, 40 और 60 के सबसे छोटे समान गुणज को लिखना है इसमें भी। तो देखो 20, 40 और 60, तो सबसे पहले 20 का पहाड़ा बोलो। 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 त्रिया 60, ठीक है। क्योंकि 40 और 60 आ गया तो हम इसको 60 तक ही लिखेंगे। फिर देखो 40 का पहाड़ा, 40 एकम 40, 40 दूना 80, देखो इसमें 40 आ गया तो रुक जाओ। फिर 60 एकम 60, 60 दूना 120, तो देखो इसमें यहाँ पर 60 है, यहाँ पर भी 60 है, लेकिन इसमें 60 नहीं मिल रहा है। तो 40 का पहाड़ आगे बोलो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, तो इन दोनों में 120 आ रहा है। इसमें आएगा क्या 120, चलो चेक करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 यानी 80, ठीक है, 2 पंजे 10 यानी 100, फिर कितना आएगा 120 आएगा, 2 छंग 12 यानी 120, है ना। तो 120 इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो सबसे छोटा समान गुणज, सबसे छोटा समान जो गुणज है वो कितना आएगा, इसमें 120 आएगा। तो इस प्रकार से जो है हमें कार्यपत्रक 14 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।